नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 31 मई 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो प्रत्येक साल गोवा राज्य दिवस है ये 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं और हाल ही में 36वां स्थापना दिवस है ये गोवा का मनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोवा राज्य के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं। गोवा पर 1510 में पुर्तगालियों का अधिकार हो जाता है। उस टाइम जो पुर्तगालियों का गवर्नर था, अल्बुकर्क है जो पुर्तगालियों का गवर्नर था। पुर्तगालियों से इसे 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद कराया जाता है और 1962 में गोवा राज्य का पहला मुख्यमंत्री है ये दयानंद भंडारकर को गोवा राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उस टाइम गोवा है जो एक केंद्र शासित प्रदेश था। आगे चल के इसको 30 मई 1987 को 56वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है और ये भारत का 25वां राज्य है जो बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गोवा राज्य का प्राचीन नाम के बारे में बात करें तो गोमांतक है इसका प्राचीन नाम है। और वर्तमान गोवा राज्य की राजधानी के बारे में बात करें तो पणजी है जो गोवा की राजधानी है। तो ये सभी बिंदु आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। नागालैंड की स्थापना है ये कब होती है? तो नागालैंड की स्थापना है जो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है। सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा है ये 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन आयोग है ये स्थापित किया था और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता है ये फजल अली के द्वारा की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना का गठन है ये 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन होता है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल जीएनएस टॉप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके आप ये पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो हाल ही में आईपीएल 2023 का खिताब है ये चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीत लिया गया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस टीम को हराया जाता है जो कि गत वर्ष 2022 की विजेता थी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच है ये डेविड कॉनवे है जो फाइनल में मैन ऑफ द मैच होते हैं। ये न्यूजीलैंड देश की ओर से खेलते हैं वैसे, लेकिन ये चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी है आईपीएल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 के बारे में बात करें तो ये 16वां संस्करण है। आईपीएल का पहला संस्करण सन 2008 में होता है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता रहती है। और आईपीएल 2023 का जो फाइनल मुकाबला है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ऑरेंज कैप है शुभमन गिल को प्राप्त हुई है, इनके द्वारा 890 रन बनाए गए हैं। जबकि पर्पल कैप के बारे में बात करें तो ये मोहम्मद शमी के द्वारा प्राप्त की गई है, इसके द्वारा 28 विकेट लिए गए हैं। ऑरेंज कैप है जो सब सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दी जाती है, जबकि पर्पल कैप है ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है। तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को और जबकि पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी को दी गई है। ये दोनों प्लेयर है जो गुजरात टाइटंस की ओर से खेले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इमर्जिंग प्लेयर के बारे में बात करें तो यशस्वी जायसवाल है, इनको इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड है जो दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ आईपीएल 2023 के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। आईपीएल जो 2023 हुआ है इसमें विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए जबकि उपविजेता टीम को 13 करोड़ रुपए की प्राइज दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन के बारे में बात करें तो शुभमन गिल है जो गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड इनको दिया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में बात करें तो शुभमन गिल को ही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया है। कैच ऑफ द सीजन है ये राशिद खान को दिया गया है। जबकि सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन के बारे में बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल को सबसे अच्छी बेस्ट स्ट्राइक के लिए अवार्ड है जो दिया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और आईपीएल 2023 का यदि स्पॉन्सर के बारे में बात करें तो इस वर्ष आईपीएल 2023 का स्पॉन्सर है ये टाटा है।
और IPL 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी के बारे में बात करें तो सैम करन है, इसको पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया था। 18.5 करोड़ रुपए में के सैम करन को खरीदा गया था। ये IPL के बारे में सभी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है। कुछ जो इंफॉर्मेशन बच गई है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। जो भी अवार्ड इसमें स्किप हुए हैं वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हो, मैं आपको PDF के रूप में वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेंजो 16 यान से किसने अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? चीन देश के द्वारा सेंजोन 16 यान से अंतरिक्ष यात्री है जो कि अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ये गोबी के मरुस्थल से भेजे गए हैं। लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट है, ये इस्तेमाल किया गया है भेजने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 यात्री है जो कि चाइना के द्वारा भेजे गए हैं। तो ये अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक यात्रियों को भेजने वाला तीसरा देश बन गया है, अमेरिका और रूस के बाद में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। हाल ही में टाइफा उपग्रह है, इसको केन्या देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। केन्या की राजधानी है या नैरोबी है जो केन्या की राजधानी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ओपेक उपग्रह है, ये इजराइल देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओपेक एक जासूसी उपग्रह है, तो ओपेक के बारे में ध्यान रखना है आपको कि ये एक जासूसी उपग्रह है। और हाल ही में भारत के द्वारा NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया गया है। ये भारत की जो सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। इसको GSLV F-12 जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो NVS-01 है, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और GSLV F जो 12 लॉन्चिंग व्हीकल है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत की सेकंड पीढ़ी का ये फर्स्ट उपग्रह है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत क्रिस्टीना कोच है, इसको चांद पर भेजा गया है। चांद पर जाने वाली ये पहली महिला है और नासा के द्वारा ये जो मिशन है, मिशन आर्टेमिस, इसको चंद्रमा पर भेजा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? तो प्रत्येक साल जो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस है 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत है ये साल 2008 से होती है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात करें तो 8,848.86 मीटर है जो माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है जो पीक 15 है, ये माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है। 29 मई को ये दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो इसके पीछे रीजन ये है कि 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड देश के थे और तेंजिंग नार्वे है, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 29 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और सागरमाथा नाम है जो कि माउंट एवरेस्ट का, ये नेपाली बाबू रामाचारी के द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तिब्बती भाषा में जो माउंट एवरेस्ट है इसको चोमलुंगबा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तिब्बती भाषा में जो माउंट एवरेस्ट है इसको चोमलुंगबा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सागरमाथा नाम है ये नेपाली बाबू रामाचार्य के द्वारा दिया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको ध्यान रखने हैं, ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि मई माह के जो महत्वपूर्ण दिवस है वो देखेंगे। 1 मई को हम श्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक साल लेबर डे है जो 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। प्रेस फ्रीडम दिवस है, ये 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है, मतलब जो नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस है, तकनीकी दिवस है, ये 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, प्रत्येक साल 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता दिवस है, ये 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, ये 31 मई के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कामारिता शेरपा है जो माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने वाला विश्व रिकॉर्ड इनके द्वारा हाल ही में बनाया गया है। तो कामारिता शेरपा जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह किया गया है और इनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, इसको WHO का बाह्य लेखा परीक्षक है, ये नियुक्त किया गया है। इनको दूसरी बार 4 साल के लिए नियुक्त की गई है। इससे पहले भी ये WHO के बाह्य लेखा परीक्षक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भारतीय केग है,
ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ और FAO का भी बाह्य लेखा परीक्षक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन जो 3 संस्थाओं का भी जो भारतीय केग है वो बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। यदि WHO के बारे में बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान यदि अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस है जो WHO के वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भारतीय केक के बारे में देखेंगे। केग से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है इस हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो केग है जो कि 148 से लेकर 151 में अनुच्छेद में केग को डिफाइन किया गया है। तो अनुच्छेद 148 में केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा से संबंधित जितनी भी शर्तें हैं इनको अनुच्छेद 148 में डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 149 में इनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 150 में बात करें तो संघ और राज्य को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार मतलब केग की सलाह पर रखना होगा। ये ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य को जो अपने खातों का विवरण है ये राष्ट्रपति के अनुसार केग की सलाह पर रखना होगा। और अनुच्छेद 151 में संघ के खातों से संबंधित केग की रिपोर्ट है जो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अनुच्छेद 151 है, तो ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सुरेश एन पटेल के स्थान पर जो CVC के पद पर नियुक्त किया गया है। यदि भारत के फर्स्ट CVC के बारे में बात करें तो श्रीनिवास राव है, ये भारत के फर्स्ट CVC थे। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में हम देखते हैं। इसकी स्थापना है जो संथानम समिति की सिफारिश पर जो के CVC है इसकी स्थापना होती है। इसकी जो संकल्प है ये 1964 में आता है और 2003 के अधिनियम के तहत 2004 में इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा, वैधानिक संस्था का दर्जा इसको दिया गया था। तो CVC है मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग है, एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि एक वैधानिक संस्था है, तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। तो हाल ही में जो CVC है वर्तमान में वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, इसको भारतीय जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी इनके द्वारा हाल ही में शपथ दिलाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि प्रमुख समितियों से संबंधित है। शिवरमन समिति का संबंध है, इसका नाबार्ड की स्थापना है जो शिवरमन समिति की सिफारिश से की जाती है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की जाती है और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो KV साजी है जो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश से RBI की स्थापना की जाती है। राम बुलाया समिति की सिफारिश पे हाल ही में राजस्थान के 19 जिले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। इस प्रकार राजस्थान में 50 जिले और 10 नए संभाग हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। माधव गौड़गिल समिति है, इसका संबंध है जो पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए माधव गौड़गिल समिति का गठन किया गया था। तो ये जो समितियां हैं ये आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 नियुक्तियां और IPL से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा हमने की है जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर से देखना है। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर किया है? तो हाल ही में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है इसने बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है इसका नामकरण है ये वीर दामोदर सावरकर के नाम पर किया है। तो 28 मई को वीर दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती है जो मनाई गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग है ये अब वीर दामोदर सावरकर के नाम पर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि BD सावरकर के बारे में बात करें, वीर दामोदर सावरकर के बारे में बात करें तो इसका जन्म है ये नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। इनके द्वारा अभिनव भारत और मित्र मेला नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की गई थी और हिंदुत्व हिंदू कौन नामक इसकी प्रमुख पुस्तक है, तो ये पुस्तक भी आपको ध्यान रखना है। हिंदुत्व हिंदू कौन BD सावरकर की पुस्तक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे जो कि कुछ नाम चेंज किए गए हैं भारत की सरकार के द्वारा, तो वो देखेंगे। हाल ही में जो मुगल गार्डन है इसका नाम है जो अमृत उद्यान कर दिया गया है और राजपथ का नया नाम अब कर्तव्य पथ होगा और हैरियट द्वीप का नाम चेंज करके अब माउंट मणिपुर द्वीप कर दिया गया है और औरंगाबाद का नाम भी अब चेंज कर दिया गया है
औरंगाबाद का नया नाम है जो कि संभाजी नगर होगा। पॉइंट 5140 जो पहाड़ी है इसका नाम है अभी गन हिल्स पहाड़ी है जो कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब पॉइंट जो कि 5140 पहाड़ी है इसका नाम है जो गन हिल्स पहाड़ी होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दूरसंचार उपग्रह अरबसेट BADR-8 का किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अरबसेट BADR-8 जो उपग्रह है इसको स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा सफलतापूर्वक फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये सऊदी अरब देश का दूरसंचार उपग्रह है। इसका वजन के बारे में बात करें तो 4500 किलो इसका टोटल वजन है। तो ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है, तो ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, हाल ही में PSLV C55 जो सैटेलाइट है इससे लुमिलाइट 4 और टेल EOS-2 सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं जो कि PSLV C55 रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और PSLV C54 लोकल व्हीकल से मतलब लॉन्चिंग व्हीकल से भूटान के 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। SSLV-D2 जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसे आज़ादी सेट और EOS-07 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 जो लॉन्चिंग व्हीकल है इनसे जो भी उपग्रह लॉन्च किए गए हैं ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो 100% कवरेज हासिल करने वाला तेलंगाना राज्य है। ये पहला राज्य है जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल की है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसको 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया जाता है। ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी भारत सरकार की योजना थी। भारत सरकार की नहीं अपितु वर्ल्ड की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की ये योजनाएं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, मिष्टी योजना है ये मैग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए चलाई गई थी। और प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। नव भारत साक्षरता मिशन है ये 5 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया है जो कि 2026-27 तक चलाया जाएगा। इसमें 15 साल से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर करने के लिए नव भारत साक्षरता मिशन है ये चलाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है इसके द्वारा जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो ऑगस्टाइन के द्वारा पंकज मित्तल का स्थान लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना है 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। इसकी जो मुख्य पीठ है जोधपुर में है, जबकि एक खंडपीठ इसकी जयपुर में भी स्थित है। और राजस्थान राज्य के यदि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो कमलकांत वर्मा जी है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो इनको जो कि कलराज मिश्र के द्वारा शपथ दिलाई गई है जो कि भारत के राज्यपाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है ये फातिमा बीवी थी। और राइट टू हेल्थ बिल है ये राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में लाया गया था। असम राज्य का नया राज्यपाल है ये गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है जो कि राजस्थान मूल से संबंधित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें जो स्वास्थ्य बीमा है इसे 25 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। राइट टू साइट विजन है ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों इन 10 क्वेश्चंस में हमने कुछ नुक्तियाँ और IPL से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है जो डिस्कस किए हैं। ये आगामी परीक्षाओं में आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।